कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 2 दिसंबर 2025 और हम पिछले 48 घंटों की जो सबसे बड़ी कानूनी सुर्खियां हैं उन पर बात करने वाले हैं। जी, और हमारे पास आज चर्चा के लिए काफी कुछ है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स तक। बिल्कुल, तो आज हमारा मिशन यही है कि इन जटिल कानूनी मामलों की परतें खोलें और समझें कि इनका हम पर क्या असर पड़ सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उस मुद्दे पर आते हैं जो शायद दिल्ली एनसीआर में रहने वाले हर किसी को परेशान कर रहा है, प्रदूषण। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जो टिप्पणी की वो काफी कह सकते हैं तीखी थी। बिल्कुल, कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ये जो हर बार ठिकला किसानों पर फोड़ दिया जाता है पराली जलाने पर, वो एक आसान तरीका है लेकिन पूरी कहानी नहीं है। हाँ, मतलब उन्होंने पूछा कि बाकी वजह कहाँ है। एग्जैक्टली। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि भाई गाड़ियों का, इंडस्ट्री का, सड़कों की धूल का डेटा कहाँ है, असली विलन कौन है। तो अब सिर्फ बातें नहीं, कोर्ट को ठोस डेटा चाहिए। जी, ये एक तरह से विज्ञान आधारित समाधान की मांग है, ना कि सिर्फ बयानबाजी। एक और बड़ा फैसला आया है पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने जो नियुक्तियां रद्द हुई थीं, उस फैसले को बरकरार रखा है। हाँ, और पुनर्विचार याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए अभी मामला पूरी तरह से बंद हो गया है। ये 2016 की भर्ती का मामला है ना? जी, और इसमें बहुत बड़े पैमाने पर अनियमितताओं के आरोप थे। इस एक फैसले से हजारों उम्मीदवारों का भविष्य जुड़ा है। और ये भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता की जरूरत पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बिल्कुल, अदालत ने एक बहुत कड़ा संदेश दिया है कि अगर सिस्टम में ही गड़बड़ी है तो उसे पूरी तरह से साफ करना ही होगा। अब एक ऐसे मुद्दे पर आते हैं जो तकनीक से जुड़ा है और बहुत से लोगों को डरा रहा है, डिजिटल अरेस्ट स्कैम्स। ये एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराध है। इसमें स्कैमर्स खुद को पुलिस या सीबीआई ऑफिसर बताकर लोगों को वीडियो कॉल पर अरेस्ट कर लेते हैं और फिर उनसे पैसे ईंटते हैं। ये तो मानसिक तौर पर आतंकित करने जैसा हुआ। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी गंभीरता को समझा है। उन्होंने सीबीआई को जांच करने और कार्रवाई करने के लिए फ्री हैंड दिया है। मतलब अब इस पर बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी। उम्मीद तो यही है। ये आम नागरिक की डिजिटल सुरक्षा के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से एक और बड़ी खबर है। पूरे भारत में निजी विश्वविद्यालयों की पूरी जांच का आदेश दिया गया है। जी, और ये सब एक छात्र की शिकायत से शुरू हुआ है। अब कोर्ट ने केंद्र, राज्यों और यूजीसी को नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा है कि ये प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज कैसे बनी, इनका गवर्नेंस मॉडल क्या है, पैसा कहां से आता है और क्या ये नियमों का पालन कर रही हैं। ये तो बहुत बड़ा कदम है। इसका मतलब भारत के पूरे प्राइवेट हायर एजुकेशन सेक्टर की जांच होगी। हाँ, ये भारत में निजी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत हो सकता है। कुछ और फैसले भी हैं सुप्रीम कोर्ट से जिन पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। जी, एक वक्फ संपत्ति से जुड़ा मामला था जहां डेटा अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया गया। और चेक बाउंस केस में भी एक अहम फैसला आया है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब केस केवल वहीं दायर हो सकता है जहां पैसे लेने वाले का यानी पेई का होम ब्रांच बैंक है। इससे बहुत सारी उलझन खत्म हो जाएगी। एक और दिलचस्प मामला कॉमेडियन समय रैना का था। हाँ, वो काफी अनोखा था। कोर्ट ने सजा देने के बजाय उन्हें और 4 अन्य लोगों को विकलांग व्यक्तियों के इलाज के लिए पैसे जुटाने और उनकी सफलता की कहानियों को अपने शो में दिखाने का आदेश दिया। वाह, मतलब न्याय का एक रचनात्मक पहलू भी देखने को मिला। बिल्कुल। चलिए अब देश भर के हाई कोर्ट्स की कुछ बड़ी सुर्खियों पर आते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में फिल्म धुरंधर को लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। जी, ये मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के बीच की एक महीन रेखा पर है। जी। दिवंगत मेजर मोहित शर्मा के माता-पिता ने फिल्म पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि उनके बेटे की कहानी बिना उनकी अनुमति के दिखाई जा रही है और शायद कुछ गलत तरीके से भी पेश की जा रही है। हाँ, यही उनका आरोप है। तो कोर्ट ने फिलहाल फिल्म की रिलीज पर तो रोक नहीं लगाई है। अच्छा। लेकिन सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड को कहा है कि वो परिवार की चिंताओं पर विचार करे। और इसी फिल्म से जुड़ा एक और पहलू भी है ना? पाकिस्तान से। जी। पाकिस्तान के एक पुलिस अधिकारी चौधरी असलम, जिनकी कहानी भी फिल्म का हिस्सा है, उनकी विधवा ने भी गलत चित्रण को लेकर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। तो ये मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है। प्रदूषण की बात हमने सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में की थी, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी इस पर महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई है। हाँ, और वहाँ तो सरकार का तर्क बड़ा ही दिलचस्प था। क्या था? उन्होंने कहा कि मुंबई का प्रदूषण इथियोपिया में हुए एक ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से है। क्या? जी, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मुंबई में विजिबिलिटी तो ज्वालामुखी फटने से बहुत पहले से ही खराब थी। मतलब कोर्ट ने ये बहाना नहीं चलने दिया। बिल्कुल नहीं।
दिल्ली हाई कोर्ट से एक और बड़ी खबर है जो कारोबारी संजय कपूर के संपत्ति विवाद से जुड़ी है। हाँ, ये एक हाई प्रोफाइल विरासत का मामला है। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने उनकी पत्नी प्रिया कपूर पर संपत्ति को बड़े पैमाने पर छिपाने का आरोप लगाया है। इस पर सबकी नजरें हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट से भी कुछ और खबरें हैं। जी, वीवर्क के आईपीओ को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी गईं और याचिकाकर्ताओं पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और दिशा सालियान की मौत का मामला, उस मामले में अदालत ने जांच में हो रही देरी पर सवाल उठाए हैं। घटना को 5 साल हो गए और अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। एक और मामले में ठाणे नगर निगम को फटकार लगी। हाँ, वो वनीकरण यानी एफोरेस्टेशन को लेकर था। कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ पैसे देकर हाथ नहीं धो सकते और वृक्षारोपण को ठीक से लागू करने का निर्देश दिया। चलिए अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। जी। वकीलों की सुरक्षा को लेकर एक अच्छी खबर है। जी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट पर सक्रिय रूप से काम कर रही है और वकीलों के लिए बीमा पर चर्चा के लिए 8 दिसंबर को एक बैठक भी होगी। ये एक लंबे समय से चली आ रही मांग थी। बिल्कुल। न्यायपालिका की भाषा को लेकर भी एक दिलचस्प पहल सामने आई है। हाँ, द ग्रामर ऑफ इक्वालिटी नाम के एक लेख में बताया गया है कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस BR गवई ने एक शब्दावली परिवर्तन पर जोर दिया था। इसका क्या मतलब है? मतलब न्यायपालिका की भाषा से पदानुक्रम यानी हायरार्की दिखाने वाले शब्दों को हटाना, जैसे माय लॉर्ड या लॉर्डशिप जैसे शब्दों की जगह ज्यादा सम्मानजनक और समान शब्दों का इस्तेमाल। ये एक अच्छा कदम है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। जी, ये बहुत बड़ी खबर है। भारतीय न्यायविद जस्टिस S मुरलीधर को इजराइल फिलिस्तीन पर संयुक्त राष्ट्र जांच पैनल का प्रमुख चुना गया है। ये पहली बार है जब कोई भारतीय किसी इतने महत्वपूर्ण UN मानवाधिकार पैनल का नेतृत्व करेगा। हाँ, ये भारतीय न्यायपालिका के लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। कुछ और संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। जी। अनिल अंबानी SBI के धोखाधड़ी टैग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। वहीं दिल्ली की एक अदालत ने गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई की NIA हिरासत 5 दिसंबर तक बढ़ा दी है। और सरकार संसद में सेंट्रल एक्साइज संशोधन विधेयक भी पेश करने वाली है, जिसका असर तंबाकू उत्पादों पर पड़ सकता है। तो पिछले 2 दिनों की इन तमाम खबरों को अगर हम एक साथ देखें तो एक तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो प्रदूषण, शिक्षा और डिजिटल धोखाधड़ी जैसे बड़े नीतिगत मुद्दों पर सरकारों को जवाबदेह ठहरा रहा है। मतलब एक ज्यादा सक्रिय भूमिका निभा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हाई कोर्ट्स जमीनी स्तर पर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं, चाहे वो धुरंधर फिल्म विवाद हो या फिर प्रदूषण पर स्थानीय प्रशासन को फटकार लगाना। तो एक तरह से दोनों स्तरों पर न्यायपालिका सक्रिय है। और आज की ये पूरी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। हम देख रहे हैं कि तकनीक, मीडिया और समाज बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो क्या हमारी कानूनी व्यवस्था, जिसके कई कानून और प्रक्रियाएं एक कह सकते हैं कि पुरानी दुनिया के लिए बनी थी, इन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है? या फिर हम हमेशा कुछ नया होने के बाद ही उस पर प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर रहेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। ये था कोर्ट प्रैक्टिस ऑडियो न्यूज। हम जल्दी और कानूनी विश्लेषण के साथ वापस आएंगे।